ओके, चेक करो, इज इट विजिबल? यस मैम। ओके, सो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ये भी हमारे पास है, यूनिट 13 राइटिंग स्किल्स। इसके अंदर भी हम लोग कल हमने राइटिंग के कंपोनेंट्स वगैरह उसके अंदर पढ़े थे। ठीक है, और सेंटेंस एक्सपेंडर क्या होता है वो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था। तो आज वाली के अंदर थोड़े एडवांस्ड आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, विल क्लियर ऑल देम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रीअरेंजमेंट। अगर हम रीअरेंजमेंट का मतलब जनरली डिस्कस करें तो क्या हो सकता है रीअरेंजमेंट का मतलब आपके अकॉर्डिंग? रीअरेंज करना चीजों को, दोबारा से रीअरेंज करना, जो आपका पैटर्न है, ठीक है, उसको दोबारा से मतलब उस जो आपके वर्ड्स हैं उनको सेंटेंस के अंदर दोबारा से उनकी प्लेसमेंट चेंज करनी। ठीक है, और उसको हम बोल सकते हैं कि रीअरेंजमेंट। सो ये क्या है, देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो आपके ऑर्डर में वो पड़े हैं उनके वर्ड्स को चेंज कर देना, फ्रेजेस को चेंज करना, क्लॉजेस को चेंज करना। ठीक है, टू क्रिएट ए डिफरेंट इफेक्ट और मीनिंग इन अ सेंटेंस। आपने अपने सेंटेंस का मीनिंग चेंज करना है, ठीक है, उसके लिए आप वर्ड्स को दोबारा से रीअरेंज कर सकते हो, उनकी प्लेसमेंट चेंज कर सकते हो। तो दिस इज नोन एज द व्हाट इज द रीअरेंजमेंट, राइट? अब हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीअरेंजमेंट होते हैं। व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट? सबसे पहले हमने बोला कि चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर, जहां पे आपने वर्ड्स को चेंज किया। ठीक है, गिव मी सेकंड प्लीज। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, चेंजिंग द वर्ड्स। जब आप वर्ड्स को चेंज करोगे, ठीक है, कोई वर्ड आपने किसी वर्ड को, कोई वर्ड आपका फर्स्ट नंबर पे था, आपने उसको एंडिंग पे लगाया, तो ऐसे आपने उसका कैसे मीनिंग चेंज किया? बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स यू कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसके बिना क्या हो सकता है, एडिंग और रिमूविंग द वर्ड्स। कोई वर्ड्स आपको लगता है कि मैं यहाँ पे रिमूव कर सकती हूँ, या फिर मैं इनके अंदर कोई और वर्ड नया ऐड करना, तो आप ऐसे भी उनको दोबारा से रीअरेंज कर सकते हो। या फिर चेंजिंग द वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, कि आपने किसी वर्ड को एज अ नाउन यूज किया था, एडजेक्टिव यूज किया था, या एज एन एडवर्ब यूज किया था, तो इनको चेंज कर दो। जिसको आपने एज एन नाउन यूज किया था उसको एज एन एडवर्ब यूज करके देखो, तो उनकी फॉर्म चेंज करना। सो व्हाट इज द रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट क्या है? चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस ना, टू गिव इट अ डिफरेंट और द न्यू मीनिंग, दैट इज नोन एज द रीअरेंजमेंट। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ द रीअरेंजमेंट। व्हाट आर दोस? चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर, और एडिंग और रिमूविंग द वर्ड्स, और चेंजिंग द वर्ड फॉर्म। तो ये आपको टिप्स पे हो, ये तीन तरीके से हम लोग इनको टाइप अपने सेंटेंस को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स को वर्ड का ऑर्डर चेंज करके, उनको आगे पीछे करके, एडिंग और रिमूविंग द वर्ड्स, नए वर्ड्स ऐड करके, पुराने में से कोई डिलीट करके, और चेंजिंग द वर्ड फॉर्म, वर्ड की फॉर्म को चेंज करके, एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब, उनको यूज करके भी हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट टेक्निक्स टू रीअरेंज द वर्ड्स, कौन सी टेक्निक्स है हमारे पास रीअरेंज करने की, वर्ड्स को रीअरेंज करने की? सबसे पहले हमारे पास क्या है, जैसे हमने अभी भी पढ़ा कि मोस्ट कॉमन टाइप क्या होती है, इज टू सिंपली रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन सेंटेंस, जो हमने अभी भी पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला द कैट सैट ऑन द मैट। अब इसको रीअरेंज करो, जैसे हमने यहाँ पे इसको दोबारा से कर दिया ऑन द मैट, अब ये बोल रहा है ऑन द मैट द कैट सेट। ये देखो, अब दोनों का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग हो गया, हालांकि वर्ड्स वही हैं। ठीक है, हमने उनको थोड़े तरीके में हमने उनको चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर चेंज कर देना। किस ऑर्डर में थे और अब हमने उनको किसी और ऑर्डर में कर दिया। दूसरी क्या होती है, अनदर टेक्निक इज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ऑल टुगेदर। उसको हमने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज करना कि पहले हमारे पास कोई क्वेश्चन, सॉरी, टॉप सेंटेंस कुछ और था, उसके बाद हमने उसको क्वेश्चन, उसके अंदर क्वेश्चन की फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, तो हमने उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया बाय एडिंग और रिमूविंग द वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंस। ठीक है, फाइनली उसके बिना क्या, यू कैन ऑल्सो क्रिएट द न्यू सेंटेंसेस बाय कंबाइनिंग द टू और द मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स, एग्जिस्टिंग सेंटेंसेस।
ठीक है। उनको वर्ड्स को मतलब एक जो आपका सेंटेंसेस पड़े हैं उनको कंबाइन करके उसके अंदर कोई और वर्ड ऐड करके, तो ये सारा कुछ आपके पास हो सकता है। मतलब बेसिकली रीअरेंज ही करना है आपने, उनका मीनिंग चेंज करना है एक डिफरेंट मीनिंग देने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ इसकी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, ये आपको 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है, ये समझ में लग गया ये वाला टॉपिक? इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो किसी को? ये हमारे पास टेक्निक्स नहीं है, क्लियर है ये वाला? यस मैम। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये इट्स क्वाइट इजी, ये भी इजी है। उन्होंने बोला है कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ। आप कोई भी पैराग्राफ लिखने जा रहे हो तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिससे आपका पैराग्राफ जो है वो इफेक्टिव हो सकते हैं? यूनिटी हो सकती है, ठीक है, हमारे पास ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, कोई कोहेरेंस हो सकता है, हमने कोहेरेंस कल पढ़ा था, कंप्लीटनेस हो सकती है। तो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स, ये आपको टिप्स पे हो, यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट्स हैं गुड पैराग्राफ के। यूनिटी का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिटी होती है एक सेंटेंस के अंदर स्टार्ट होती है विद द सब्जेक्ट। जैसे हमने उस दिन ऑर्डर पढ़ा था, क्या था सेंटेंस फॉर्मेशन का फॉर्मूला? कोई बता सकता है? सेंटेंस फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था। किसी को भी नहीं याद? दीक्षा, प्रज्ञा, ध्रुव? मैम, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये तीन चीजें होती है, ये हमारा फॉर्मूला होता है सब एक सेंटेंस फॉर्मेशन का। तो बेसिकली यूनिटी जो है, यूनिटी का ऐसा कंपोनेंट है, मतलब कि जो स्टार्ट होती है विद द सब्जेक्ट। आपके सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट ही लगता है। तो इन्होंने उसको, 1 सेकेंड, इन्होंने सिंपली उसको यूनिटी को यहाँ पे ये एक टर्म बताया है कि यूनिटी का मतलब क्या है, जब आपका एक सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं इस चीज के। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर। जब भी हमने अभी अभी पढ़ा कि ऑर्डर क्या है आपके सेंटेंस का, जो ऑर्डर होता है वो मतलब आपके पैराग्राफ को एक डिफरेंट मीनिंग दे सकता है, एक अच्छा मीनिंग दे सकता है, अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है, ये डिपेंड करता है आपने उसको कैसे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डेट का ऑर्डर, हम लोग डेट का ऑर्डर, डेट कैसे लिखते हैं? आज कई बार कई लोग डेट पहले लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, ठीक है, फिर ईयर लिखते हैं, ऐसे भी होता है। ठीक है, कई जगह पे क्या होता है कि पहले डेट को न्यूमेरिक में लिख के, फिर बीच में उसका जो मंथ का नेम होता है वो इंग्लिश में लिख के, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ईयर। कई बार ईयर को सिंपली हम लोग जैसे 2020 2024 की जगह पे सिर्फ 24 ही लिखा जाता है। सो ये ऑर्डर है आपका। क्या ऑर्डर, आप कौन सा ऑर्डर आपने फॉलो किया अपने? in a well ordered sentence people follow along easily the design you established, so ये डिपेंड करता है। और इससे क्या होता है, जो ऑर्डर होते हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करते हैं। आपके पैराग्राफ्स आपकी राइटिंग को और अच्छा क्लियर बनाने के लिए और अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए ये सारे कंपोनेंट्स हम इसके अंदर यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? कोहेरेंस। हमने कोहेरेंस भी कल पढ़ा था। कोहेरेंस का मतलब कहते हैं इससे भी आपके जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी एनहेंस होती है। हाउ? कैसे होती है इसके अंदर आपकी क्वालिटी जो होती है? क्योंकि जो आपके सेंटेंसेस है आपके पैराग्राफ के अंदर, कल भी मैंने बोला था, उनकी आपस में कनेक्टिविटी, उनकी आपस में कनेक्टिविटी कितनी है? अभी जैसे मैं बोलूं, अब पहले मैंने आपको कुछ और बता दिया, दूसरे पैराग्राफ में हम लोग किसी और टॉपिक को लेके आ गए। अब हमारा ये चैप्टर है, इसके अंदर राइटिंग का ही सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिसनिंग का ले आए साथ में, एक वर्ड एक सेंटेंस में राइटिंग की बात कर रही हूँ, दूसरे सेंटेंस में लिसनिंग की बात करने लगी, तो उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही आपस में। जब कनेक्टिविटी नहीं होगी आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको चीज की क्लैरिटी नहीं हो पाएगी, आपके माइंड में वो व्यूज जो हैं वो आपके क्लियर ही नहीं हो पाएंगे, वो कॉन्सेप्ट्स ना। तो वो जरूरी है, वो बड़ा जरूरी होता है क्लियर होना चीजों का। सो दिस इज नोन एज द कोहेरेंस, जो कि इंडिकेट करते हैं कनेक्टिविटी को, कैसे जो वर्ड्स है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। उसके बाद हमारे पास आती है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है कि आपके जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर जो चीजें चाहिए वो हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ मिसिंग है, या ऐसा तो नहीं है जिस चीज की जरूरत थी वो है नहीं, कुछ इररिलेवेंट पड़ा है।
सो उसकी वेल डेवलपमेंट के लिए उसकी कंप्लीटनेस का होना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, इफ ऑल वर्ड्स क्लियरली एंड प्रॉपरली असिस्टेंस द सिग्निफिकेंस आइडिया देन योर एक्सप्रेशन इज कंप्लीट। जो चाहिए था वो बहुत क्लियर है, ठीक है, वो बहुत प्रॉपर वे में आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने अपने आइडियाज को कंप्लीट किया है, उनको रिप्रेजेंट किया है, तो मतलब आपका जो राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, मतलब जो आप एक्सप्रेस करना चाहते थे वो एक्सप्रेस हो गया, आपका एक्सप्रेशन बड़ा ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फोर कंपोनेंट्स है, यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस एंड द कंप्लीटनेस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो, ये हमारा सिर्फ राइटिंग के साथ ही चल रहा है, अभी हमारे कल से हमारा राइटिंग के ऊपर ही टॉपिक चल रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैराग्राफ राइटिंग। अब आप कोई पैराग्राफ लिखने जा रहे हो, ठीक है, आप कोई स्टोरी लिखने जा रहे हो, कोई नॉवेल, कोई आर्टिकल, कुछ भी आप लिखने जा रहे हो, कोई प्रोफेशनल राइटिंग लिखने जा रहे हो, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, शुड बी, इट शुड बी इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आप भी देख लेना, अगर लेट सपोज ना, कई बार हम लोग क्या होता है, एडमिशन के फॉर्म आप लोग जो फिल करने जाते हो ना, तो कई फॉर्म ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, हम लोग ना उनको अवॉइड ही करते हैं, हम लोग बोलते हैं उनको फॉर्म फिल करने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जितना वो इजी होगा हम लोग उस चीज को ज्यादा उसके साथ डील करते हैं, हम बोलते हैं यूजर फ्रेंडली है ना। तो जिस इंसान ने आपने पढ़ना है, आपने किस चीज के साथ डील करना है जो इजी होती है, हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो आप जो भी लिखने जा रहे हो, इट शुड बी वेरी मच इजी, ताकि सामने वाला उसको इजी लैंग्वेज में पढ़ भी सके और उसको वो समझ भी सके, अंडरस्टैंड भी कर सके। ठीक है, अब जब हम लोग आप लोगों के लिए नोट्स बनाते हैं, तो हम लोग ना आप लोगों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको ध्यान में रख के नोट्स बनाते हैं। सो वैसे ही लैंग्वेज हम यूज करते हैं, हमें ये भी देखना होता है कि आपको फॉर्मल भी बनाना है, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि कैंडिडेट्स को समझ में भी आए, अगर आप लोगों को समझ में ही नहीं आएंगे तो हमारे नोट्स बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, वो बेनिफिट्स नहीं है, वो यूजलेस होंगे। सो जब भी आप किसी चीज के ऊपर वर्क करने जा रहे हो, तो अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख के चलो। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप उसको ध्यान में रख के चलो। अब हम पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं एक पैराग्राफ के, एक अच्छा पैराग्राफ जो होता है उसके क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप उनको कैसे स्ट्रक्चर करोगे, या फिर आप कैसे बेटर पैराग्राफ्स को राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, अ सब्जेक्ट सेंटेंस, पहले पहले सबसे पहले इट इंस्पायर्स पीपल टू वांट टू स्टडी मोर। यस, आपका सब्जेक्ट क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेंटेंस जो मेन सेंटेंस है, इससे क्या होता है, लोगों को मतलब इंटरेस्ट, यहाँ यहाँ से इंटरेस्ट बनता है लोगों का। ठीक है, कि आप उसको पढ़ना चाहते हो, ताकि आप उसको पढ़ने की विलिंगनेस रखो, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, सो उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट मेजर पॉइंट, यहाँ से तो आपकी स्टार्टिंग होगी ना, सब्जेक्ट सेंटेंस जैसे इंट्रोडक्शन हो जाती है, फिर फर्स्ट मेजर पॉइंट जो आपके पॉइंट्स हैं, पहला मेजर पॉइंट क्या है उसके अंदर, तो ये क्या शो करेगा, डिस्क्राइब द, आपके जो लोगों के जो मतलब ये डिस्क्राइब बेस्ट, पहला पॉइंट हमने डाला, पहला पॉइंट जो है वो इट शुड बी वेरी मच इफेक्टिव, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने, लोग इसके साथ एंगेज हो जाए आपके पैराग्राफ के साथ। आप उसको पहले अपने पॉइंट को लिखो, जो भी आप लिखना चाहते हो, और कल हमने जैसे पढ़ा था सेंटेंस एक्सपेंडर, फिर उसको एक्सपेंड करो थोड़ा सा, ठीक है, डिटेल्स बताओ ताकि लोगों को वो चीज क्लियर हो जाए। उसके बाद आप अपने पैराग्राफ में अगर कुछ लिखने जा रहे हो, फिर उसका सेकंड मेजर पॉइंट आएगा, फिर इसका पर्पस क्या है, क्यों लिख रहे हो, क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, फिर उनको क्लियर करो। फिर आपका जो थर्ड मेजर पॉइंट है, मतलब वट एवर द पॉइंट्स यू वांट टू मेंशन इन योर पैराग्राफ, उनको बड़े क्लियर वे में लिखो, बड़े एक फॉर्म, उनका फॉर्मेट बड़ा अच्छा हो, आपका जो कॉन्सेप्ट है आप अपने पैराग्राफ के अंदर लिखने जा रहे हो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वर्ड्स बहुत क्लियर हो, इजी वर्ड्स हो, इजी टू रीड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो दिस इज द मेन पॉइंट, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट सेंटेंस, मेन सेंटेंस, उसके बाद जो भी आपके पॉइंट्स हैं आपने अपने पैराग्राफ के अंदर उनको मेंशन किया, चाहे आपके पास एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, तीन पॉइंट है, जितने आपके पॉइंट्स हैं आपने उनको कनेक्टिविटी दी। एंड में आप डालते हो कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप पॉइंट्स नहीं डालोगे, वॉट एवर यू हैव मेंशनड इन योर पैराग्राफ्स ना, आप उसको यहाँ पे आके कंक्लूड करोगे, अपने आइडियाज को समराइज कर देना। ठीक है, यहाँ पे हमने जो बोला गया है आपके पैराग्राफ के अंदर, हम उसको सिर्फ यहाँ पे अमाउंट्स करेंगे, हम उसको एड्रेस करेंगे कि ये हमारा टॉपिक था। जैसे आप लोग कोई चैप्टर पढ़ने जाते हो, जब आप पढ़ते हो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन होती है, फिर उसकी मेजर बॉडी आती है चैप्टर की, है ना, चैप्टर के अंदर क्या था, फिर उसके बाद एंड में उसको थोड़ा सा
कंक्लूजन के अंदर मतलब उसका समरी बता दी जाती है, ये उसकी समरी है जिसके अंदर मेजर मेजर चीजें बताई जाती हैं, बस इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाते। तो ये आपका पैराग्राफ राइटिंग का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो एलिमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास सेंटेंसेस आते हैं। कौन कौन से सेंटेंसेस? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, है ना। तो कौन कौन, तीन तरह के आपके पास सेंटेंस आएंगे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लॉजेस करते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्लॉज बताए थे, क्या होते हैं क्लॉजेस। सेंटेंस और क्लॉज के अंदर मैंने डिफरेंस बताया था आप लोगों को, क्या होता है डिफरेंस इसके अंदर। मैम जो मैम जो क्लॉज होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, वो कंप्लीट नहीं होता वो पूरा। जो हम्म। सेंटेंस होता है वो एक कंप्लीट मतलब वो शो करता है चीज। हाँ, सेंटेंस जो होता है एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जिसके अंदर उसका एक पूरा मीनिंग क्लियर है ना, वो पूरा मीनिंग क्लियर। जैसे मैं बोलूं कि आई हैव डन विद माई वर्क, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट बोल दिया कि आई हैव डन विद माई वर्क, मैंने अपना जो मेरा काम था मैं वो उसको कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे इसका कंप्लीट हो ही गया, है ना। अब हमने बोला था क्लॉज क्या होता है, वो जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, मतलब वो डिपेंड करता है, उसको अपनी कंप्लीटनेस के लिए एक सेंटेंस और चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होता है। तो हमारे पास क्लॉजेस, हमने उस दिन भी बताया था कि दो तरह के क्लॉजेस आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंड भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जैसे मेन क्लॉज आ गया, जैसे हमने बोला कि वी वेंट होम, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब वी वेंट होम, हम घर चले गए थे, ठीक है, हम घर गए, तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। ठीक है, जैसे हमने बोला ये इंडिपेंडेंट है। अब अगर हम बात, ये देखो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, आफ्टर वी फिनिश्ड स्कूल, ये अभी एक डिपेंडेंट है, ये एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है। अभी ये इसका मीनिंग यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। आफ्टर वी फिनिश्ड स्कूल, उसके अभी आप सोचोगे ना कि आगे क्या, तो ये इनकम्प्लीट है, डिपेंडेंट है, मतलब इसको अपनी, ये इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज बोला गया है, इसको अपनी कंप्लीटनेस के लिए अभी एक और सेंटेंस चाहिए, चाहे छोटा सेंटेंस हो, अपनी इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये हमारे पास दो तरह के क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास तीन तरह के हमने सेंटेंसेस पढ़ने थे, तो कौन कौन से सेंटेंसेस आ सकते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंस। देखो ये चीजें आपको बड़ी क्लियर हो, ये आपको आ सकती हैं 10 मार्क्स में बड़े आराम से। और ये वैसे भी इंग्लिश के आपका जो लैंग्वेज है इसके अंदर ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है हमारे पास सिंपल सेंटेंस, इन्होंने बोला है कि जो सेंटेंस, अब हमने सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस को क्यों क्लियर किया, क्योंकि सेंटेंस का जो आपका मीनिंग यहाँ पे चैप्टर सॉरी टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, उसके अंदर क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट आएगा, तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर। ठीक है, आपको क्लियर होने चाहिए कि क्लॉजेस का मीनिंग क्या है। अब हमारे पास आया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है। तो ये इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन क्लॉज, इसके अंदर एक क्लॉज हो सकता है, ठीक है। सो दिस क्लॉज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, छोटा सा क्लॉज है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, जैसे हमने बोला आई वॉज ईटिंग केक, तो ये क्या है, एक छोटा सेंटेंस है, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे इसको अपनी कंप्लीट, हमने बोला आई वॉज ईटिंग केक, मैं केक खा रहा था, खा रही थी। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये कंप्लीट है, कहीं ना कहीं ये अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है। द डॉग स्लेप्ट इन द पार्क, तो ये भी अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है, तो इट इज व्हाट, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। एक छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस, इसके अंदर हमने बहुत बड़ी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हमने यूज की, कोई हमने इसके अंदर, हमारे पास कोई कंजंक्शन नहीं है, ठीक है, हमने इनको जोड़ा है आपस में, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब अगर हम इसके ऑपोजिट कंपाउंड सेंटेंस की बात करें, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन क्लॉजेस, इसके अंदर दो क्लॉज होंगे, दीज टू क्लॉजेज आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है, ये आपस में लिंक किए जाते हैं विद द कंजंक्शन वर्ड्स। लाइक कौन से हो सकते हैं, एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, येट, ऐसे वर्ड्स जोड़ के, जैसे कंजंक्शन के हमने पढ़ा था ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, कंजंक्शन क्या होती है, कंजंक्शन क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े, ठीक है, तो वो होती है कंजंक्शन। तो इसके अंदर हम दो क्लॉजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, मतलब जो जब दो क्लॉजेस
दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन वर्ड्स, दोज आर नोन एज द कंपाउंड सेंटेंसेस ना। अब जैसे हमने बोला आई वॉज ईटिंग केक, ठीक है, एंड आई लाइक्ड इट। ये देखो दो छोटे क्लॉजेस हैं, हमने इनको आपस में लिंक कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंड, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमने क्या बोला, देखो एक और सेंटेंस है हमारे पास, द डॉग स्लेप्ट इन द पार्क, ठीक है, द डॉग स्लेप्ट इन द पार्क येट येट इट वॉज गिवन फूड। यहाँ पे येट को लगा के हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब हमारा एक और सेंटेंस है, आई हैव टू वेक अप अर्ली, राइट, आई हैव टू वेक अप अर्ली, और या फिर क्या होगा, आई विल बी लेट, ठीक है, आपको जल्दी उठना पड़ेगा नहीं तो आप लेट हो जाओगे। तो हमने इनके अंदर ये जो कंजंक्शन के वर्ड्स हैं इनको लगा के हमने छोटे क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया, दीज आर नोन एज द कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही ये होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो चीज आसान ना हो, थोड़ी मुश्किल हो, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या, इट कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज, एक मेन क्लॉज होगा और एक इसके अंदर क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ना। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज ईटिंग केक, ठीक है, ये आपका एक पहला क्या है हमारे पास क्लॉज है, आई वॉज ईटिंग केक, ठीक है। वेन हमने बोला जब, इट वॉज रेनिंग, वेन इट वॉज रेनिंग। अब देखो आई वॉज ईटिंग केक, ये देखो जब हमने बुलाया, हमने यहाँ पे टाइम बताया। अगर आप इसको अलग कर दो, अगर मैं इसको इस सेंटेंस को अलग कर दूं, इट वॉज रेनिंग, तो ये इनकम्प्लीट है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको अपनी कंप्लीटनेस के लिए एक और सेंटेंस की जरूरत है, दैट इज व्हाट, हमारे पास, वन सेकेंड, तो हमें ये सेंटेंस की जरूरत है। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, आई वॉज ईटिंग केक, सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट। इट वॉज रेनिंग ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको अपनी कंप्लीटनेस के लिए दूसरा सेंटेंस चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। तो ये आपको क्लियर हो, तीन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और दो टाइप्स ऑफ आपके पास क्या होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, राइट। सो ये हमारे पास आज का चैप्टर था जिसके अंदर था आपका राइटिंग स्किल्स, ठीक है। अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों को आज वाले चैप्टर के अंदर, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, मैम क्लियर है ये? मैम हाँ जी। मैम एक और कोहेरेंस समझा दो। कोहेरेंस। कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब ये होता है हाँ जी। कि, देखो कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि आपके जो आप लिख रहे हो, आपके जो आइडियाज हैं, आपके जो व्यूज हैं, मतलब वॉट एवर यू आर राइटिंग ना, उनकी आपस में लिंकिंग हो रही है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, आइडियाज जुड़े हुए हैं उनके। अब जैसे हम लोग जनरली टॉक कर रहे हैं ना, हम लोग बात ही कर रहे हैं आपस में। अब मैं आप लोगों को कल का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना, एकदम से कि हाँ मैं बोल दूं कि हाँ मेरा कल ऐसे दिन था, हम लोग यहाँ गए थे और फिर हमने ये किया, फिर हम उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए, फिर हमने लंच किया, फिर हमने उसके बाद यहाँ पे सेमिनार अटेंड किया, फिर ऐसे हुआ। अब उसके बीच में ही मैं किसी मूवी की स्टोरी स्टार्ट कर दूं या किसी और चीज की, मतलब उनकी आपस में लिंकिंग नहीं ना हो रही। तो लिंक हम लोग बोलते हैं कि ये क्या हुआ अचानक से, ये बीच में ये क्या टॉपिक शुरू हो गया। तो चीजों की लिंकिंग है आपस में कि नहीं है, ठीक है। अब हम मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ, लेट्स सपोज अगर मैंने आपको कोई टॉपिक दे दिया कि डिस्क्राइब योर फेवरेट मूवी ना, डिस्क्राइब योर फेवरेट मूवी, ये आपका टॉपिक है। मैंने इसके आपको ना चार पॉइंट दे दिए, व्हाट इट इज, कौन सी है, व्हेन डिड यू वॉच इट, कब आपने देखा था, एंड whom डिड यू वॉच इट विद, किसके साथ आपने ये मूवी देखी थी, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज योर फेवरेट मूवी। तो ये मेरे पास सीक्वेंस है क्वेश्चन का। अब आप गए, आपने बोल दिया ये मूवी थी, ये वाली मूवी थी, फिर आपने उस मूवी के बारे में बात की, लेकिन अचानक से आप एंड में आ गए, ये मेरी फेवरेट है, उसके बाद आप चले गए कि कब आपने देखी थी, पहले कॉन्सेप्ट पे आ गए। तो ये लिंकिंग नहीं ना हुई,
उनकी आपस में कनेक्टिविटी होनी जरूरी है चीजों की। कनेक्टिव कितना कनेक्ट है, कितने अच्छे तरीके से आपके सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। अब जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है, ठीक है, ये जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, इसको हम, अब हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेंटेंस से कि अल्फाबेट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा वर्ड क्या होता है, फिर हमने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है, फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, फिर हम धीरे धीरे बड़े कॉन्सेप्ट्स पे आए। ठीक है, तो इनकी आपस में अब जैसे आज हमने क्लॉज पढ़ा, हमने क्लॉज हमारे इस टॉपिक में आना था, इस चैप्टर में आना था, दैट्स वाई हमने आपको पहले क्लॉज क्लियर करवा दिया। ये ना हो कि आज मैं आपको क्लॉज पढ़ाऊं तो आपके दिमाग में यही, आपको यही ना पता हो कि क्लॉज है क्या। राइट, तो आज आपको क्लियर था कि हाँ जी क्लॉज ये होते हैं, तो मतलब कि चीजों की आपस में कनेक्टिविटी है। ठीक है, कनेक्शन होना आपस ठीक में, है। ये हमारे पास क्या होता है, आपका कोहेरेंस होता है। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था कोहेरेंस एंड कोहेजन ओके। जो होता है, ये दोनों ना कॉन्सेप्ट, वैसे कोहेरेंस एंड कोहेजन जो होता है ना, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कोहेरेंस में जो आपको बता दिया लिंकिंग है कि नहीं है, ठीक है, और कोहेजन में ऐसे भी आ सकता है कि हाँ जी, क्या होता है, कल भी मैंने बताया था कि डिपेंडेंसी कितनी है। ठीक है, अगर एक चीज अफेक्ट होगी, उसका असर दूसरे के ऊपर भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये वो होती है कोहेजन, कितना डिपेंडेंट है एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के ऊपर, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के ऊपर कितना डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे आपने लेट सपोज, आप और आपकी सिस्टर हो, लेट सपोज आप लोगों के पास एक कन्वेंस है, एक एक्टिवा है, ड्राइविंग सिर्फ आपको आती है, आप घर से बाहर जाओगे तो आपकी सिस्टर क्लास अटेंड करने जा पाएगी। ठीक है, अब अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपकी सिस्टर भी नहीं जा पाएगी, इसका मतलब कि वो आपके ऊपर डिपेंड है, दिस इज नोन एज द कोहेजन। आप अगर नहीं जा रहे हो तो उसका इफेक्ट आपकी सिस्टर के ऊपर भी हो रहा है। डिपेंडेंसी, कोहेरेंस, ये सॉरी ये कोहेजन होता है। कोहेरेंस का मतलब कनेक्टिविटी, कोहेजन का मतलब डिपेंडेंसी कितनी है, एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है कोहेजन। ठीक है, लग गया समझ में। यस तो मैम। हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। मेरे मीटिंग का टाइम एंड होने वाला, मैं लिंक दोबारा शेयर कर रही हूँ, सारे जने दोबारा ज्वाइन करो।